वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, विल ने फाइनल एग्जाम के सारे एग्जाम को क्लियर कर दिया था, बस एक एग्जाम को छोड़कर। साथ ही साथ विल उस आखिरी एग्जाम की तैयारी में अपनी पूरी जी जान झोंक दी। पर उसकी बदकिस्मती यह है कि उनका एग्जाम प्रोफेसर एडवर्ड लेंगे और उन्हें विल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जब उनका एग्जाम शुरू हुआ तो विल घबरा ही गया था, क्योंकि प्रोफेसर एडवर्ड ने कुछ ऐसा पूछ लिया था जिसका जवाब सिर्फ मैजिशियन ही दे सकते हैं। पर विल हार नहीं मान सकता था। इसी वजह से वो अल्फारिया से किया हुआ वादा निभाने के लिए लिखना शुरू कर चुका। फिर हम एग्जाम के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ तक कि हमें मालूम हो चुका था कि विल की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी है, जिसकी वजह से वो पहली बार रोने लगा, क्योंकि ये दर्द अब उसको संभाला नहीं जा रहा। जबकि दूसरी तरफ सील कमजोर होने की वजह से और उसको रिपेयर करने के लिए वहाँ पर मागिया वेंडर आ चुके थे, जिन्होंने आते के साथ अपनी आते से ज्यादा माना खर्च करके उसे पूरी तरह से हील कर दिया था। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में देखा था कि वहाँ पर मोस्टर समन हो चुके थे, जिन्होंने आते के साथ तबाही मचाना शुरू कर दी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तभी विल अपने मन में बोला, ये तो वैसा ही मैजिकल सर्कल है जैसा हमने 11th फ्लोर पर देखा था, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर अब यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उन मोस्टर ने तबाही मचाना शुरू कर दी थी, जबकि फायर फैक्शन के लोग उन लोगों को रेस्क्यू करते हुए कह रहे थे इस तरफ आओ, क्योंकि वहाँ का रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है। पर ये तो डायनाबोरस है, डंजन के गहराई में रहने वाला मोस्टर यहाँ जमीन पर कैसे आ गया। ऊपर की तरफ क्लैरिसेरा काफी तेजी से कहीं जाने लगे, क्योंकि वो एक बैरियर सेटअप करना चाहती थी, जिसको समझने के बाद रोज बताता कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मेरी टीम जवाबी अटैक के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर क्लैरिसेरा की तरफ आ गया था, जिसने काफी सारे क्लैरिडास को समन कर लिया था, जो कि एक डिफेंस मैजिक है। और क्लैरिसेरा इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए उन मोस्टर को रोकना शुरू कर देती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रोज अपनी टीम को लीड करते हुए कह रहा था इनकांटेशन शुरू करो, और अगला लाइन अब क्लैरी के मोस्टर्स के हवाले कर दो, चलो इन्हें एक ही झटके में निपटा देते हैं। इसी के साथ उन सब ने एक साथ फ्राइड रेचल का इस्तेमाल करते हुए उस कोरोपोरोस पर अटैक कर दिया था। और ये अटैक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके डोमिनेंस को देखकर वहाँ के सारे लोग एकदम दंग रह चुके थे। अपने सामने इस खौफनाक नजारे को देखने के बाद विग्नोल का कहना है आखिरकार दुनिया में इतने सारे मोस्टर्स कहाँ से आ गए। यहाँ तक कि शियोन अपने मन में कहने लगा उन्होंने इस अचानक हुए अटैक को पल भर में ही नाकाम कर दिया। जबकि लिहाना बताना शुरू करती है वहाँ पर देखो ये टावर के हाई मेजिस हैं। फिर हम उन हाई मेजिस की तरफ आते हैं, जिनमें से एक रोजो कहता है कि कैपिटल मागिया वेंडर के प्रोटेक्शन में है। साथ ही साथ ये सोचना कि तुम इसे कलंकित करोगे, कितने पागल हो तुम लोग, और तुम उन मैजिकल सर्कल के ओरिजिन की जांच करो और ये पता लगाओ कि इन मोस्टर्स को खुला छोड़ने के पीछे किसका हाथ है, यहाँ तक कि उसे हर हाल में पकड़ो। जो सब कहने के बाद वो अपने सामने वाले उस ओरोब्रोस को देखते हुए कहा क्या ये उसे एक साथ हुए अटैक के बाद भी बच गया। कितना गुस्सा दिलाने वाला है ये, पर अब और मुसीबत ही खड़ी करना बंद करो। जो सब कह लेने के बाद उसने अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर दिया था। यहाँ तक कि अब उनको लगने लगा था कि अब ये मोस्टर नहीं बचेगा, लेकिन उनका अंदाजा पूरी तरह से गलत था। इसी वजह से रोज इरिटेट होने के साथ उस पर अटैक करने के साथ कहता है जलकर राख हो जाओ वेल्टोरियस गार्डियन सिंह, और वो अटैक सीधे जाकर उस मोस्टर से टकरा जाता है। पर ऊपर से क्लैरिसेरा काफी ज्यादा घबराने के साथ उससे कह रही थी कि रोजो यहाँ से भागो, पर अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, क्योंकि उस मोस्टर ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करने के साथ रोजो के 2 टुकड़े कर दिए थे। और ये देखने में सच में काफी ज्यादा खौफनाक सीन था। यहाँ तक कि उसके दोस्त और साथी काफी ज्यादा घबरा गए थे। जबकि क्लैरिसेरा चिंता करते हुए अपने मन में कह रही थी इस चीज पर मैजिक काम नहीं करता तो नहीं, ये तो उसे बेअसर कर रहा है। साथ ही साथ मेरे गार्डियन का क्या होगा। फिर हम उसके गार्डियन की तरफ आते हैं, जहाँ पर उन मोस्टर ने उसके गार्डियन को निस्ता नाबूद कर दिया था। उन सब का काम तमाम करने के बाद उसने तुरंत क्लैरिसेरा पर अटैक कर दिया था, लेकिन क्लैरिसेरा उसके अटैक को डॉज करने के बाद यहाँ तक कि उसकी सोर्ड देखते हुए हैरान होने के साथ अपने मन में कही यह तो मेज स्लेयर सोर्ड है, इसके पास कहाँ से आए। उसके ऐसा कहते यहाँ से कट होकर रिगार्डन मैजिकल एकेडमी की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो मैजिशियन आपस में बातें करते हुए कह रहे थे हम मोस्टर्स के अटैक को रोक नहीं सकते और टावर के मोस्टर सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वे पहले ही आधे मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि नॉर्मल ह्यूमन को भी जान माल का नुकसान हुआ है। जबकि उस सोर्ड को देखने के बाद कैल्ड्रॉन अनयुवे अपने मन में कह रही थी वह मेज स्लेयर जिसे फिन और बाकी लोग वापस लाए थे, और क्या उनका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करके उन्हें सीधे बैटल में उतार दिया गया है, यह देखते हुए कि हमारा एनिमी गेटस का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे क्या ये वही क्रिमिनल हो सकता है जो और स्टूडेंट प्रैक्टिस के दौरान सामने आया था। फिर भी ये काम किसी अकेले बंदे का नहीं हो सकता, यह काफी ज्यादा वेल प्लान्ड है। साथ ही साथ अटैक का समय ठीक टर्मिनेलिया के कंक्लूजन के साथ मिलाना आखिरकार एनिमी चाहता क्या है। तभी अचानक से एक बंदा सामने की तरफ आते हुए उन्हें बताना शुरू करता है हेड मिनिस्टर कोल्ड्रॉन क्या अकेडमी को सिटी में आर्मी भेजनी चाहिए, जिसके जवाब पर हेड मिनिस्ट्रेस काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ उसे मना कर देती है। यहाँ तक कि वो अपने मन में कहने लगी जैसा मैंने सोचा था कैपिटल में भीड़ उनके लिए सिर्फ मनोरंजन का काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने टावर को डिफेंड करने का ऑर्डर दे दिया था। फिर यहाँ से कट होकर टावर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर टावर लोड उन्हें बता रहे थे तो एनिमी का असली निशाना हम है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर एलेनोर बोल पड़ी ग्रेट बैरियर बनाने के बाद लेडी अल्फारिया की ज्यादातर मैजिकल पावर खत्म हो
चुकी है, ठीक वैसे जैसे आप सभी की। और टर्मिनेलिया साल का एक मात्र दिन होता है जब सभी मागिया वेंडर कमजोर पड़ जाते हैं। मुझे नहीं पता कि ये बेवकूफी कहाँ से टपक पड़ी, लेकिन यकीनन इसी वजह से ये यहाँ पर आए हैं। एलेनोर की ऐसी बातों को सुनने के बाद लोकबेल कहता है कि मदद के तौर पर काम करना समझदारी होगी। वैसे अभी तो बेगुनाह आम लोगों की बलि दी जाएगी, लेकिन मागिया वेंडर की पावर ड्रेन हो चुकी है। ये बात सुनकर एरोन मास्टेरियस लोकबेल को चुप कराते हुए बताना शुरू करते हैं, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी आर्टेरिया भी वैसे ही निकाली जाए जैसे तुम्हारी आंखें निकाली गई थी? सच में तुम एक पागल हो, जो तुमसे ना कहा जाए वह मत करना, समझे? वैसे भी तुम हमारे लिए बस एक कलंक हो। जो सुनने के बाद जियो थोर्सियस कह रहा था, तो फिर हमें क्या करना चाहिए बुड्ढे? दूर से खड़े होकर फैसला सुनाना तो काफी आसान होता है। जिस बात का जवाब देते हुए एरोन मास्टेरियस बताते हैं कि मैं मागिया वेंडर को इस जगह से बाहर जाने से मना करता हूँ। अगर कोई बॉन्ड गिर गई और ग्रेट बैरियर टूट गया तो सेलेस्टियल होस्ट अटैक कर देगा। तब सिर्फ रिगार्डन ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड राख और धूल में बदल जाएगा, और यह वह चीज है जो हर हाल में नहीं होनी चाहिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कह रहा था, वो कमबख्त मागिया वेंडर बाहर आ ही नहीं रहे और हमने उनके लिए इतना बढ़िया चारा डाला था। अगर वे आराम से बाहर आ जाते तो हम उन्हें फटाफट से निपटा देते। ये बात सुनकर उसका साथी कहता है कि तो फिर चलिए जो हमारे पास है उसका मजा लेते हैं, क्योंकि ये शानदार नजारा अब और भी ज्यादा शानदार होने वाला है। दूसरी तरफ आयरिस अपने सामने इस डरावने मंजर को देखने के बाद हैरान होते हुए कह रही थी, ऐसा मत कहो। और लोग कैपिटल के कीमती ट्रेजर, साथ ही साथ वो टैलेंट जो आसमान से भी आयरन ले सकती है, लेकिन हम उन्हें इतनी जल्दी खोने नहीं दे सकते। इसका सीधा मतलब यह है कि कैपिटल में जितने भी काफी सारे पावरफुल मेजेस थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एक बच्ची अपनी माँ की फिक्र करते हुए रो रही थी और उसके रोने के शोर की वजह से वहाँ पर वही मोस्टर आ जाता है। अब ये देखने के बाद आयरिस उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अलूमियस का इस्तेमाल करते हुए उस पर सीधे अटैक कर देती है। पर उस मोस्टर के पास मेजर स्लेयर सोड होने की वजह से उसने सारा का सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर लिया था। अब ये देखने के बाद आयरिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। जब वो ऐसा सोच रही थी तभी अचानक से उस मोस्टर ने उन दोनों पर जानलेवा अटैक कर दिया था। इसी वजह से वहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों नहीं बचने वाले, पर एक शानदार एंट्री के साथ विल आते के साथ उसका एक हाथ काट देता है। विल को अपने सामने देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो गया था, यहाँ तक कि विल अपने मन में कह रहा था, ये दुनिया इतनी बेरहम क्यों है और सोड के साथ इतनी क्रूरता क्यों है? ऐसे ख्याल मेरे मन में पहले भी आए हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है तो झूठ होगा। फिर वो उस पर काफी सारे खतरनाक स्लैशेस रिलीज करते हुए कहा, मैंने कभी भी ऐसी किसी चीज की कामना नहीं की। और उस पर इतने सारे अटैक रिलीज करने के बाद उस मोस्टर की पतलून गीली हो चुकी थी, लेकिन विल हाँप रहा था, पर वो खुद को संभालते हुए कहता कि कांपना बंद करो, तुम जितना ज्यादा डरोगे उतने ही ज्यादा लोग मरेंगे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उन मोस्टर ने उन लोगों पर अटैक कर दिया था, जिस चीज को देखने के बाद विल काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए उसको बीच में से काट देता है। यहाँ तक कि रोस्टी उसे समझा रहा होता है कि जिनके पास वेपन नहीं है सबसे पहले उन्हें ही बचाओ। और जब वो ऐसा कह रहा था तभी अचानक से उसके सामने एक मोस्टर आ जाता है, जिसको वो क्रिस्टो रीज से दूर करते हुए विल को बताता कि और हम उनमें जिसको संभाल सकते हैं जिनके पास तलवारें नहीं है। उसकी ऐसी बातों को विल अच्छे से समझ चुका था, इसलिए अब वो लोगों को बचाने का ख्याल हटाकर सीधे उस बोस से फाइट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उन दोनों के सोड आपस में टकरा चुकी थी। लेकिन विल काफी ज्यादा फोर्स लगाने के बाद उसकी मेज स्लेयर सोड के 2 टुकड़े कर देता है। पर वो यहाँ तक नहीं रुकता, उसने तुरंत अपनी सोड का इस्तेमाल करने के साथ उस मोस्टर के 2 टुकड़े कर दिए। अपने सामने इस नजारे को देखने के बाद आयरिस हैरान होने के साथ अपने मन में कह रही थी, अगर वह यहाँ पर है तो वह मेज स्लेयर को हरा सकता है, लेकिन वह अकेले उन सभी का सामना नहीं कर सकता क्योंकि उनकी तादाद काफी ज्यादा है। उसी वक्त ओल्ड किंग एक ड्रोन के थ्रू आयरिस को बताना शुरू करते हैं, मैं तुम्हें अपनी सारी अथॉरिटी सौंपता हूँ, इसलिए डुओप्स को जल्दी एक्शन के लिए बुलाओ क्योंकि हमें इस वैंडलिजेशन को रोकना ही होगा। जिस बात पर एग्री करते हुए आयरिस काफी सारे ड्रोन को समन करने के साथ सबको बताना शुरू करती है। ग्रेट मास्टेरियस नुआ की ओर से मैं एक गार्ड के तौर पर तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, ग्रॉड वेरस डुओप्स को बैटल पर लगी इलेक्ट्रिक से न हटा दी जाती है, इसलिए मेजिस डुओप्स के साथ तालमेल बैठाओ और सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर दो। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर प्रोफेसर वर्कनर की तरफ आ गया था, जो उनके कमरे में जाते हुए कह रहे थे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज हमारी मदद करें। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए डुओप्स बताते हैं कि नए साल की शुरुआत में ही हमें इस तरह काम पर लगा दिया था, तेरे की काय का है मैजिशियन रे तू। जबकि दूसरी तरफ वो लेडी सबको बता रही थी, रोना धोना बंद करो और चलो सब लोग हम व्हील और बाकियों को बचाने जा रहे हैं। उसकी ऐसी मोटिवेशन बातों को सुनकर सारे के सारे डुओप्स इसके लिए तैयार हो चुके थे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड उन मोस्टर को निपटाते हुए बताना शुरू करते हैं, वेपनाइज्ड मोस्टर को डुओप्स के भरोसे छोड़ दो और मेजिस बाकी सभी अटैकर्स को निशाना बनाओ, साथ ही साथ स्टूडेंट हम तुम लोगों को भी काम पर लगा रहे हैं, इसलिए मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि तुम हम बाकी लोगों पर बोझ बनोगे या नहीं, इसलिए एक ऐसी वॉन्ड बनो जो लोगों को प्रोटेक्ट करे। प्रोफेसर की ऐसी बातों को सुनकर वो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कह रहे थे, वे हमसे मदद मांग रहे हैं लेकिन वह चीज तो बड़े बड़े मेजिस को भी मार गिरा सकती है, तो इसमें हम भला क्या कर सकते हैं। लेकिन लिहाना उनकी बातों को इग्नोर मारते
मारते हुए ओवन से ग्लिसो डू का इस्तेमाल करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स पर एक साथ अटैक कर देती है और उसके एक ही अटैक की वजह से वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। अब इस नजारे को देखने के बाद उन सारे के सारे स्टूडेंट्स की बोलती बंद हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ लियाना अपने मन में कह रही थी विचक्राफ्ट का इस्तेमाल करने के बाद भी मैं इसे एक ही बार में नहीं गिरा पाई, तो क्या ये मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा गहराई से आया है। और जब वो ऐसा सोच रही थी तभी अचानक से एक मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया था, जिस अटैक को डॉज करने के साथ लिहाना अपने मन में कह रही थी कोई भी मेज जो उस वेपन के फिक्स एरिया में आता है तो वह भी असर हो जाता है। तो क्या ये मैजिक को खत्म कर रहा है या फिर वह मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। दोनों ही सूरतों में यह मेजिस के लिए जानलेवा है। अगर इसे हराने का कोई तरीका है, अगर आपको याद होगा कि हेड एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया था कि मेज स्लेयर सोर्ड के काफी सारे क्लोन बनाए गए हैं, जिन सोर्ड को उन्होंने उन मॉन्स्टर के हवाले कर दिया और वो इसी का इस्तेमाल करते हुए मेजिस का खात्मा कर रहे हैं। तभी वहाँ पर कोलेट आते के साथ लिहाना को समझा रही थी कि कोई पागलपन भरा काम मत करो। कोलेट को यहाँ पर देखकर लिहाना उसे बताना शुरू करती है, कोलेट क्या तुम वो कर सकती हो जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर विग्नो एल्फ रिंगो का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को कैद करने की कोशिश करने लगता है, पर वो उसके ट्रैप में नहीं फंसा, जिसकी वजह से विग्नोल परेशान हो चुका था। यहाँ तक कि जूलियस का कहना है हम यहाँ तब तक टिके नहीं रह सकते जब तक कि डुअर्फ्स यहाँ पर ना आ जाएं, और एक बार लिहाना और हमारी एडवांस पार्टी थक गई तो हमारा भी काम तमाम हो जाएगा। इसी वजह से भागना ही हमारे पास एक लौती चॉइस होगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर शियोन बताना शुरू करता है, नहीं, जब दुश्मन हमारे मैजिक को बिखेर देता है तो इससे उनकी रफ्तार बस एक पल के लिए धीमी पड़ जाती है। ऐसे में रैंडम मैजिक का इस्तेमाल करो। जिसके बाद वो तीनों अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर डिफेंस पोजीशन में आ चुके थे। अब ये देखने के साथ शियोन अपने मन में बोला, बिल्कुल सही, इतना काफी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो बाकी सभी मॉन्स्टर्स को शील्ड का काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम कोलेट को देखते हैं जो लिहाना के कहे मुताबिक अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ उस मूर्ति को नीचे की तरफ गिराने लगी, लेकिन वो उनसे माफी मांगते हुए कह रही थी, सेंट बायोला मुझे बहुत बहुत अफसोस है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। जिसके बाद वो भारी भरकम मूर्ति उन मॉन्स्टर पर गिर जाती है। यहाँ तक कि जूलियस कह रहा था एक फॉर्मर मागिया वेंडर के मॉन्यूमेंट को गिराना, इससे डिवाइन पनिशमेंट मिलना तो तय है। और वहीं पर खड़े लिहाना सब लोगों को बता रही थी पत्थर या जो कुछ भी हाथ लगे सब फेंको, यहाँ तक कि अर्थ में अटैक शुरू करो और जो अननोन है उसे फिर से नोन में बदलो। उन बच्चों की ऐसी बातों को सुनने के बाद क्लैरिस सेरा कह रही थी एकेडमी के वह छोटे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, साथ ही साथ इस साल के टावर के कैंडिडेट बहुत ही टैलेंटेड हैं। इसी वजह से मैं तुम्हें पूरे 100 पॉइंट्स देती हूँ। यहाँ तक कि अर्थ मेज के आसपास ऑर्गेनाइज हो जाओ और एक रेजिडेंस बनाओ और बाकियों की चिंता मत करो क्योंकि डुवर्फ्स जल्दी ही यहाँ पर होंगे। अब ये सुनकर वो बंदा परेशान होने के साथ अपने मन में कह रहा था, ये बात मुझे बहुत खटकती है कि हमें मदद के लिए डुवर्फ्स पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, लेकिन एंड ही रिसोर्सेज को सही ठहराता है। फिर यासिन डुवर्फ्स की तरफ आता है जो जंग के मैदानों में उतर चुके थे। यहाँ तक कि वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि यह जगह मागिया वेंडर की प्रोटेक्शन में है, हम इसे गिरने नहीं दे सकते। इस मंजर को देखने के बाद वो सरकटा कहता है कि यही तो है रिगार्डन, देखो वह फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। उसकी इस बात पर उसका साथी बताता कि स्लाइम पर काम कर रहे उन बेवकूफों से हमारे कैंपेन का सामना हो जाना हमारे लिए सचमुच काफी हार्मफुल रहा। साथ ही साथ मास्टरियस नोवा और उन छोटे लोगों के ग्रुप का एक मेंबर एक स्लाइम लेकर रफू चक्कर हो गया। भला ये कोई होने वाली बात है? मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, पर स्लाइम का मतलब हो सकता है मेज स्लेयर सोर्ड, क्योंकि हमने सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में देखा था कि फिन एक मेज स्लेयर सोर्ड को हेडमिनिस्ट्रेस के हवाले कर देता है और शायद ये बात वो बंदा कह रहा है। जो सुनने के बाद वो सरकटा कह रहा था, डुवर्फ से मिली मदद को एक तरफ रख दो तो मेजिस का एक हिस्सा काफी तेजी से आगे ढल गया, इसी वजह से हमारे सीक्रेट वेपन की खबर जरूर फैल गई होगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा कहता है कि अगर अपन इंस्टीट्यूट स्लाइम का एनालाइज करके कोई जवाबी उपाय निकाल लेता तो ये सब मैं देख नहीं पाता। वैसे भी हमें बड़े पैमाने पर उनका प्रोडक्शन किए बिना ही उस प्लानिंग पर कूद पड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अगर उन्हें हमारी चाल का पता न होता तो यह सब एक बेहतरीन अचानक अटैक साबित होता। ये बात सुनकर वो सरकटा कहता है कि खैर ऐसा लगता है कि कुछ और बातें भी काम कर रही हैं, हालांकि मुझे लगता है कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, इसी वजह से अभी थोड़ा जल्दी है, लेकिन ये रहा हमारा खास तोहफा। इसी के साथ यहाँ से इनकट होकर विल की तरफ आ जाता है जिसने काफी सारे ओरबरोस को जान से मार दिया था। यहाँ तक कि वो अपने पीछे एक गेट को ओपन होता देखकर हैरान होने के साथ कह रहा था, क्या वह एक गेट है? ये सब यहाँ पर कैसे हो रहा है? फिर हम उस गेट की तरफ आते हैं जिसके अंदर से ग्रैंड ड्यूक बाहर की तरफ आने लगा, और आप लोग जानते ही होंगे कि ये ग्रैंड ड्यूक कितना ज्यादा ताकतवर है। और वो ग्रैंड ड्यूक आते के साथ विल के पेट में एक जोरदार घुसा मार देता है, जिसकी वजह से विल काफी सारे घरों को तोड़ते हुए सीधा दूर जा गिरा। यहाँ तक कि बस उसके एक ही अटैक की वजह से विल की हालत खराब हो चुकी थी। साथ ही साथ इस धमाके की आवाज रोस्टी भी सुन लेता है। जबकि दूसरी तरफ हम ग्रैंड ड्यूक को देखते हैं जो विल के होश में आने का इंतजार कर रहा था, और इसी के साथ यहाँ से कट होकर फिन की तरफ आ जाता है जिसने अपनी एक सोर्ड का इस्तेमाल करने के साथ उस बंदे को सीधे दीवारों में घुसेड़ दिया था। फिर वो उसकी तरफ बढ़ते हुए सवाल करता है, अच्छा तो अब लुक्का छुपी बहुत हो गई और वह मेज स्लेयर बनाने वाले तुम ही लोग हो, है ना? चलो जल्दी करो, जो भी तुम्हें पता है सब कुछ उगल दो।
उसके इस सवाल का जवाब देते हुए वो बंदा हंसने के साथ बता रहा था, अब तो काफी ज्यादा देरी हो चुकी है और हमारा काम तुमको डंजन के गहराई में खींचना था। वैसे भी अब तक तो सरफेस पर तबाही मचना शुरू हो गई होगी। उसकी ऐसी रिटेड बातों को सुनकर फिन अपनी लात का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पर मर चुका। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर विल को होश आ चुका था और उसके होश आते ही ग्रैंड ड्यूक ने उस पर तुरंत हमला कर दिया और उसके किवाड़ से वो घर आधा कटकर नीचे गिर जाता है। पर विल खुद को बचाने के लिए पहले ही वहाँ से छलांग लगा ली थी। फिर वो खुद को संभालने के बाद उस डीमन की तरफ देखते हुए कह रहा था, ये इतना पावरफुल कैसे है और ये तो हो ही नहीं सकता, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह ग्रैंड ड्यूक से भी ज्यादा पावरफुल है। लगता है मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। और इस मिस्टेक को सुधारने के लिए क्लैरा सिर्फ बताना शुरू करती है, वह चीज एक डेवेंडर है, 40वें फ्लोर का एक नोटोरियस डीमन। और इस क्रिएचर ने तो मागे वेंडर की पिछली जनरेशन को भी जान से मार डाला था। जबकि दूसरी तरफ वो बंदा उसकी पावर के बारे में बताता है, उस डीमन ने तो बस गेट खोलकर ही हमारे 50 लोगों को मार डाला था। और उसके आगे के बाद कंटिन्यू करते हुए सरकटा कहता है कि इसको जिंदा पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल काम था, है ना। जो सुनने के बाद वो बंदा बोला कि और अब ये हमारे लिए तबाही मचाने वाला है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर डेवेंडर ने मेज स्लेयर सोर्ड का इस्तेमाल करने के साथ विल पर अटैक कर दिया था, जिसको विल किसी भी हाल में ब्लॉक करने के साथ अपने मन में कह रहा था, अगर मैं सीधे वार से बच भी जाऊं तो भी कागज के एक टुकड़े की तरह एक तरफ उड़ जाता हूँ। यहाँ तक कि यह एक ऐसा पोनेंट नहीं है जिससे मैं सीधे सीधे सोर्ड फाइट कर सकूं, और वैसे भी अभी तो मैं बस भाग ही सकता हूँ। और जब वो ऐसा कह रहा था तभी डेवेंडर उस पर काफी खतरनाक अटैक करने के साथ उसको बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। उसी वक्त विल को किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी, क्योंकि डेवेंडर ने अब उसको छोड़कर किसी और को अपना निशाना बना लिया था। यहाँ तक कि उसने उन पर जानलेवा अटैक भी कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। और उस धमाके के बीच में हम विल को देख पाते हैं जिसने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। पर वो खुद को संभालते हुए उनसे कह रहा था कि जल्दी से भागो, क्योंकि मैं इसको ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाऊंगा। जो सुनकर वो दोनों बंदे तुरंत डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डेवेंडर ने अपनी एक लात का इस्तेमाल करने के साथ उसके सीधे पेट में जड़ दिया था और उस अटैक की वजह से विल दूर उड़ता हुआ जाने लगा। पर डेवेंडर उसको ऐसे कैसे जाने दे सकता है। इसी के साथ वो काफी तेजी से उसके करीब पहुंचने के साथ एक जोरदार अटैक फिर से उस पर कर देता है और इस बार उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर डेवेंडर ने उसकी जान लेने के लिए अपनी मेज स्लेयर सोर्ड का इस्तेमाल करने के साथ उस पर अटैक कर दिया था। पर एकदम एंड वक्त पर मास्टर डोनान आते के साथ उसे बचा लेते हैं, यहाँ तक कि वो पूछ रहे थे, क्या तुम ठीक हो विल। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर आयरिस की तरफ आ गया था, जो उन सभी को कमांड देते हुए कह रही होती है, सिटी के साउथ हिस्से में बुक लर्नर के आसपास हमारी सारी फाइटिंग पावर फोर्स को इकट्ठा करो, क्योंकि डेवेंडर को हराना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जब डुवर्फ्स उसकी मेज स्लेयर को खत्म कर दे तो मिलकर अटैक करना। जिस बात पर वो सारे के सारे मेजेस ना चाहते हुए भी एग्री थे। फिर हम उन मरे हुए मोस्टर की बॉडी की तरफ आते हैं, जिनके अंदर से अजीब सा हो रहा बाहर की तरफ अनलीश हो रहा था। दूसरी तरफ वो सरकटा काफी ज्यादा खुश होने के साथ कह रहा था, सचमुच देखने से ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार हो रहा है और तुम डेवेंडर अब तुम उन्हें खा सकते हो। फिर हम डेवेंडर की तरफ आते हैं, जिसने काफी सारी एनर्जी को खाना शुरू कर दिया था और ये एनर्जी किसी और से नहीं बल्कि उन्हीं मरे हुए मोस्टर से आ रही थी। जो सब देखने के बाद डोनान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब यहाँ पर ये क्या होने लगा। जिसके बाद डेवेंडर का कोर बाहर की तरफ निकल आया, जिसने आते के साथ काफी हाई अमाउंट में उन मोस्टर के एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। इस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करने के बाद प्रोफेसर एडवर्ड अपने साथियों को बताना शुरू करते हैं, ये एक ट्रैप है और इसमें हम फंस गए हैं, इसी वजह से जल्दी से मोस्टर के ट्रेसेस इकट्ठा करो। लेकिन अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, क्योंकि इस मोस्टर ने लगभग सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और इस सीन को देखते हुए वो सरकटा कह रहा था, डेवेंडर के पास एक यूनिक एबिलिटी है, ये दूसरे मोस्टर से उनके ट्रेसेस को इकट्ठा कर सकता है। असल में यह बेहद स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपनी ही प्रजाति के लोगों को खा जाता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्लैरिस डुवर्फ्स को बता देती है कि उसे ऐसा करने से रोको। जो सुनने के साथ डोनान ने उस पर अटैक कर दिया था, पर एकदम से वहाँ पर एक डैगर आ चुका था और उसमें से निकलने वाली एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी। और ये डैगर किसी और का नहीं बल्कि उसी बंदे का था, जो चिल्लाते हुए उसको बताता है कि नहीं तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम बस यहीं बैठे रहो और देखते रहो कि मोस्टर खुद को कैसे इवॉल्व करता है। जो सब कहने के बाद उसने उन पर डार्क लाइटनिंग से अटैक करना शुरू कर दिया था। फिर हम डेवेंडर की तरफ आते हैं, जिसने अपना कोर वापस से अंदर धर लिया था। फिर उसका इवोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। अपने सामने इस खौफनाक नजारे को देखने के बाद वो सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर डेवेंडर एक अलग ही लुक में आ चुका था, यहाँ तक कि वो अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी पर एक साथ अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से कुछ डुवर्फ्स की जान चली जाती है। यहाँ तक कि कुछ डुवर्फ्स काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे। और इस खूबसूरत नजारे को देखने के बाद वो बंदा हंसने के साथ कह रहा होता है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, मैजिशियन का मैजिक भी इस पर काम नहीं करेगा और डुवर्फ्स की बेतु की स्ट्रेंथ भी इस पर काम नहीं करेगी। अब उनके प्लान को अच्छे से समझने के बाद विल अपने मन में कहने लगा, इसके लिए मोस्टर्स की पूरी एक फौज को सैक्रिफाइस कर दिया गया और उन्होंने रिगार्डन पर हुए अटैक का इस्तेमाल करके अपने सीक्रेट वेपन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया। जबकि सरकटा कह रहा होता है, पार्टी एक सेरेमनी है, साथ ही साथ सिटी एक अल्टर है
और अब मंच सज चुका है, जिसकी वजह से मागिया वेंडर की मर्डर का मोमेंट अब निकट है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर विल काफी ज्यादा परेशान होने के साथ अपने मन में कह रहा था ये काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ में जो डुवर्फ्स के पास कोई मौका नहीं है, अगर मुझे इसे रोकना है तो बस यही पावर एक लौता रास्ता है जो मेरे पास है। और जब वो ये सोच कर परेशान हो ही रहा था तभी रोस्टी आते के साथ उसे बता देता है कि अपनी सोड का इस्तेमाल करो, जिस बात के लिए विल भी तैयार हो चुका था। इसी के साथ रोस्टी अपनी क्रिस्टो रीत का इस्तेमाल करते हुए विल की सोड की तरफ हमला कर देता है ताकि उसकी सोड उसके अटैक को एब्जॉर्ब कर सके, लेकिन डेवेंडर वहां पर आते के साथ उसके हमले को वहीं पर खत्म कर देता है। साथ ही साथ उसने अपनी सोड का इस्तेमाल करने के साथ रोस्टी का एक हाथ भी काट दिया था, जिसकी वजह से रोस्टी काफी बुरी तरह से इंजर्ड होने के बाद नीचे गिर चुका। अपने सामने इस मंजर को देखने के बाद विल पागलों की तरह उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। इसी के साथ उन दोनों के दरमियान काफी खौफनाक तरीके से फाइट शुरू हो चुकी, जिसमें विल अपना डोमिनेंस पिलाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। उसी बीच डेवेंडर अपनी सोड का इस्तेमाल करने के साथ विल को आधा काटने की कोशिश करता है, लेकिन विल नीचे झुकने के साथ बच जाता है। पर डेवेंडर की एक चाल थी, क्योंकि उसने अपनी लात से विल पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो सीधा उड़ता हुआ एक छत पर आ जाता है, जिसके पीछे पीछे डेवेंडर भी आ जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रोस्टी ने खुद को कैसे न कैसे करके संभाल लिया था, पर वो कीकी से कहता कि कीकी मिस कोलेट के पास जाओ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे मास्टर को प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ, इसलिए अब जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कीकी वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद रोस्टी खड़ा होने के साथ बोला कि तो अब मुझे क्या करना है, यह पूरी तरह से क्लियर है। फिर यहाँ से उन दोनों की फाइट की तरफ आता है, जहाँ पर डेवेंडर विल पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था, यहाँ तक कि विल खुद को कोसते हुए अपने मन में कहता है मैं चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाऊं, पर मैं यहाँ हार नहीं सकता, और मैं चाहे कितना भी शांत दिमाग से क्यों ना सोचूं, इसके सामने कोई भी प्लानिंग काम नहीं करती, ना मेरी बुद्धि, ना मेरा नॉलेज, ना वो टैलेंट जिन्हें मैंने अपनी बॉडी में उतार दिया है, और ना ही ये बेचारे जज्बात इस बेहद अजीब और मुश्किल हालात के सामने मेरे पास जो कुछ भी है उनमें से कुछ भी जरा भी काम नहीं आ रहा। जो सब कहने के बाद डेविल्डर ने एक जोरदार अटैक के साथ उसको दीवारों की तरफ पटक दिया था। फिर वो उसके करीब आते के साथ अपना फाइनल मूव उस पर चल देता है, जिसकी वजह से हम वहाँ पर देख पाते हैं कि विल की सोड उसके हाथ से छूट चुकी है, जिसे देखकर ऐसा लगने लगा था कि विल अब सच में नहीं बचने वाला। पर हमें देखने को मिलता है कि उसके अटैक के सामने एकदम से रोस्टी आ गया था और वो उसको बचाने के लिए नीचे की तरफ ढकेल देता है, पर रोस्टी आखिरी अलविदा लेते हुए उससे कह रहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा विल, और ये उसके आखिरी शब्द थे। यहाँ तक कि हम देख पाते हैं कि डेविल्डर उसके ट्रेसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगा था, लेकिन रोस्टी कैसे न कैसे करके अपना हाथ विल की तरफ बढ़ाता है, पर विल के तो होश ही उड़ चुके थे, पर वो फिर भी अपना हाथ बढ़ा देता है, लेकिन वो अपना हाथ उसको टच भी कर पाता, लेकिन उससे पहले ही रोस्टी पूरी तरह से वैनिश हो चुका था। अब ये देखकर विल को एक सदमा सा लग जाता है, यहाँ तक कि वो रोस्टी के द्वारा बिताए गए उन लम्हों को याद करने लगा, और वो इन्हीं पलों को याद करने के बाद नीचे गिरने के साथ जोर से रोस्टी का नाम लेता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता के जाना, इससे मेरे को काफी खुशी मिलती है।